हेलो भावी शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से रिलेटेड औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का एक अंग है इकोनॉमिक्स के पार्ट पे। तो हम आज इसको डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे प्लेलिस्ट में हमने लगभग सारे सिलेबस को कंप्लीट किया है शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है औद्योगिक नीति का ढांचा 2011 से 2025। देखिए, नई औद्योगिक नीति नहीं बनी है 1991 के बाद। 1991 में भारत की जो स्थिति थी आर्थिक रूप से काफी दयनीय थी, क्योंकि खाड़ी युद्ध हो रहे थे, लगातार चीजें बदल रही थी। जो भुगतान संतुलन है उस पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण जो हमारे पास विदेशी फंड होता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। 2 सप्ताह के लिए बस विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब जाकर भारत ने व्यवस्था में आकर एलपीजी लागू किया, जिसमें कई शर्तें माननी पड़ी, जैसे विदेशी कंपनियों को भारत में आगमन, विदेशी बैंकों की शाखाएं खोली गई। इसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। एलपीजी की नीति कही गई, जिसमें निजीकरण को, आपका विदेशी निवेश को, इन सब को मंजूरी। औपचारिक रूप से 1991 के उदारीकरण के बाद कोई भी औद्योगिक नीति की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई महत्वपूर्ण सुधार और योजनाएं समय समय पर लाई गई हैं, जिससे हमारा औद्योगिक विकास हो पाया है। उनके बारे में जानते हैं। इनमें महत्वपूर्ण है ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018। उद्देश्य था मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, नई तकनीक अपनाना, रोजगार का सृजन करना। फोकस क्षेत्र था स्टार्टअप्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण संरक्षण पर। तो 1991 के बाद ये ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया है 2018 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा गया है। चलते हैं दूसरे बिंदु पर, प्रमुख औद्योगिक विकास पहल 2011 से 2025 तक। तो पहले हम देखेंगे 2011 से 2014 तक यूपीए सरकार की पहल को। देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लाया गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। इसमें विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी का 25% बनाने का लक्ष्य रखा गया था। निम्स या नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी की स्थापना की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज होते हैं, स्मार्ट शहर और इंडस्ट्रियल हब का विकास किया गया। यह बहुत ही स्मार्ट मूव था इंडिया के द्वारा, जिसके कारण ही आप देख सकते हैं कि जैसे 2014 में मोदी जी आए तो उनको बहुत कुछ बना बनाया मिला। कई वर्षों तक तो मोदी जी पुराने सरकार के द्वारा बनाई गई चीजों के स्थापना करते ही रह गए। अगला है 2014 से 2025 तक एनडीए सरकार या मोदी युग। इसमें सबसे पहला पहल था मेक इन इंडिया। उद्देश्य था भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। 25 क्षेत्रों को चुना गया, जैसे रक्षा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स। विदेशी निवेश में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। दरअसल इसमें मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनाइए, ये प्रपोजल लाया गया विदेशी कंपनियों के लिए। कई कंपनियां आई, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसका कारण था भारत का टैक्स स्ट्रक्चर, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को पसंद नहीं आया। अगला है स्टार्टअप इंडिया 2016। नए स्टार्टअप्स को टैक्स छूट, फंडिंग और रजिस्ट्रेशन में सहूलियत। स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ कोऑर्डिनेशन इसका मेन उद्देश्य था, लेकिन यह योजना भी सिर्फ कागजों में बंद रह गई, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आदि है वो काफी डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए। इसलिए नए स्टार्टअप्स शुरू तो हुए, लेकिन बहुत जल्दी ही इनकी समाप्ति भी हो गई। एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएमईजीपी। छोटे उद्यमों के लिए फाइनेंस और सब्सिडी इसका उद्देश्य था, और काफी लोगों ने इससे अच्छा खासा जो उद्यम है उसको बढ़ाया, और ये कारगर रहा। अगला कदम था डिजिटल इंडिया 2015 में जो आया। उद्योगों का डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई। यहाँ पास बहुत महत्वपूर्ण है कि वैश्विक दबाव बनता जा रहा था। कब तक कागजों के सहारे भारत आगे बढ़ता, इसलिए टेक्नोलॉजी को उपयोग किया गया। उद्योगों में डिजिटलीकरण, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों पर बहुत ही ध्यान दिया गया। लगभग सभी क्षेत्रों में तकनीकी कदम उठाए गए।
मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक था आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020। कोविड के बाद आत्मनिर्भरता पर जोर दी गई। एमएसएमई के लिए विशेष राहत पैकेज और सुधार, पीएलआई स्कीम लाया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएट इंसेंटिव्स। इसमें मोबाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रों में प्रोत्साहन की योजना बनाई गई। जिस तरह से कोविड ने लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया था, तो फिर से रीबूट करने के लिए भारत के इंडस्ट्रियल जोन को आत्मनिर्भर भारत योजना लाया गया। इसमें काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, लोगों ने लाभ लिया और तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आई। फिर भी कोरोना के इफेक्ट से इसने कुछ खास उपलब्धि नहीं प्राप्त। अब आते हैं अपने अगले बिंदु पर। वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य घटनाएं और योजनाएं। पहला है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र। भारत की औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि 6.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सुधार हुआ। मध्य, लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए नई योजनाएं शुरू की गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स बहुत ही कारगर उपाय रहा एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था आत्मनिर्भर भारत 2.0 फोकस 2024। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और सेमीकंडक्टर उत्पादन पर जोर दिया गया। लोकल से ग्लोबल की दिशा में एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया। पीएलआई स्कीम और क्षेत्रों में विस्तारित किया गया, जैसे एयर कंडीशनर, सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम। काफी टेक्निकल डेवलपमेंट की तरफ भारत आगे बढ़ा है और लगभग ये एक तरह से भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो कि हमें वैश्विक रूप से अलग पहचान बनाने में मदद कर रहा है। इसमें रक्षा उपकरण और इसरो के जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है उसको आप इस एग्जाम्पल पर ले सकते हैं। अगला कदम था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अपडेट 2024-25 में हुआ। 100 से ज्यादा नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को गति मिली। रेलवे, पोर्ट, हाईवे, एयरपोर्ट को जोड़ने वाली प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़े। औद्योगिक क्षेत्रों में तेज ट्रांसपोर्ट सुविधा बढ़ी। देखिए, किसी भी देश की प्रगति का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। जहां ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सरलता से मिलती है, उस देश की प्रगति भी उसी स्पीड से होती है। रेलवे आदि के विकास ने इस योजना को काफी शक्ति दी है, शायद इसीलिए इसका नाम गति शक्ति योजना रखा। पांचवा है ग्रीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को हरित ऊर्जा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस की शुरुआत हुई। यह क्या है, एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। हर देश को कार्बन क्रेडिट की सुविधा दी जाती है और वो अपना जो कार्बन उत्पादन है उसको उसके लिए ये कार्बन क्रेडिट को यूज करते हैं। भारत कभी भी इतना ज्यादा उपयोग नहीं करता है, ना ही कार्बन इतना ज्यादा उत्सर्जन करता है, इसलिए उसका क्रेडिट जो है वो बचा रहता है और वो इसे अन्य देशों को बेच देता है, जो कि काफी हैवी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण उनके यहाँ ज्यादातर कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। छठा है विदेशी निवेश एफडीआई की स्थिति 2024-25। भारत ने लगभग 85 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, यह अनुमान है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो आप देख सकते हैं 85 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि काफी ज्यादा है। और टॉप सेक्टर थे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस, ऑटो, ईवी। मतलब जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है उन पर विदेशी निवेश हमने प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। स्टार्टअप और एमएसएमई का विकास। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और क्रेडिट गारंटी स्कीम को मजबूत किया गया। महिला उद्यमिता, वुमेन लेड स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्त सहायता दी गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जहां महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट जहां दी जाती है, महिलाओं को आगे करने का कोशिश किया गया। साथ ही साथ जो छोटे लघु मध्यम उद्योग हैं उनको भी डेवलप होने के लिए काफी यहाँ फंडिंग दी गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। आठवां है डिजिटल इंडिया और उद्योग। 5G इनेबल्ड फैक्ट्रियां, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। एआई, एलओटी एंड रोबोटिक्स पर आधारित इंडस्ट्री 4.0 पर सरकार का फोकस था। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट किया गया, अब इसरो भी कर रहा है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक हब
और रोबोटिक्स पर भी काफी डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं भारत में। और धीरे धीरे भारत स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं संक्षेप में 2024-25 की विशेषताएं। क्षेत्र प्रगति मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 6% प्लस है। पीएलआई स्कीम अगर देखें आप तो 17 प्लस क्षेत्रों में लागू किया गया। एमएसएमई को डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है और लॉजिस्टिक सुधार गति शक्ति के माध्यम से हो रही है। मतलब कहा जाए तो जिस हिसाब से जो रुख दिखाई देता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो काफी सकारात्मक है 2024-25 के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का ये हमारा 5वां वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके सारे जो डिटेल्स हैं उनको नोट अवश्य करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें।